जाता है उसे कोई वापस नहीं ला सकता है, नीतीश कुमार खरवार। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग के पास अभी समय आ गया है एग्जाम, और जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, उसके बारे में ध्यान ना दीजिए, और अभी से जो है समय, इस समय को आप एकदम इंपॉर्टेंट समझिए। आपके पास जो ये आपके जनवरी के 30 दिन और फरवरी में आपका जो 15 दिन, 45 दिन जो है ये आपके लिए लकी साबित होगा। इस दिन का भरपूर यूज कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। चलिए, और आज फिर इसे देखेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आज का टॉपिक है, और आप देखेंगे यहां पे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। आपके क्लास 10th के 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसका आज बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। यदि आपको पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए जुड़ जाइए, बड़ा कर दीजिए सर इसको। चलिए इसको साइड में। आइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या समझना है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति देखिए, यहाँ 2 लाइन जरूर समझना जरूरी है। यहाँ पे 2 लाइन पहले समझना जरूरी है, और 2 लाइन क्या है आपका, हाँ 2 लाइन आपको समझना जरूरी है। वो क्या है, तो आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये जो है लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्षैतिज रेखा कहलाता है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात समझिएगा, 2 लाइन समझना जरूरी है। इसे आप क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है आपका क्षैतिज रेखा। ठीक है, जो लाइन सोई हुई रहती है यानी पट रहती है, उसे क्षैतिज रेखा के नाम से जाना जाता है। बेसिक से स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल क्लास बेसिक से। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और देखेंगे जो आपका लाइन खड़ा रहता है, ठीक है, इसे आप ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, या आप वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं इसे। ये वर्टिकल लाइन है आपका। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इन 2 लाइनों का यूज करके आज आपको बता देने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। चलिए, आज मैं बताने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज मैं बताने वाला हूं इन 2 लाइनों का उपयोग करके। तो आप देखेंगे यहां कि ये जो है आपका, ये है एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है आपका वर्टिकल लाइन। जब एक दूसरे को काटता है, यहीं से जो है कहानी स्टार्ट होता है निर्देशांक ज्यामिति का। जब क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखाएं काटता है, तो यहां से स्टार्ट होता है निर्देशांक ज्यामिति की कहानी। अब देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए बहुत सारे प्रश्न इसी से पूछ दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं बोलूं, क्षैतिज रेखा जो है, इस क्षैतिज रेखा को जो है आप नाम दे सकते हैं एक्स अक्ष। ये क्षैतिज रेखा जो है इसे एक्स अक्ष भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एक्स अक्ष। इंग्लिश में इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, याद रखिएगा। अब जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो गया एक्स अक्ष, और ये वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसे बोला जाता है वाई अक्ष, वाई एक्सिस से इंग्लिश में बोल दिया जाता है वाई अक्ष। ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। पहले आप मुझे बताइए, यहां पे आपको एग्जाम में ये भी पूछता है, याद रखिएगा, यहां से पूछता है एक्स अक्ष को हम और क्या बोल सकते हैं, तो भाई यहां बोलते हैं उसे भुज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो ये आपका वाई अक्ष है इसे बोलते हैं कोटि, याद रखिएगा, कोटि। यहां देखेंगे इसे कोटि। ठीक है, तो वाई अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु है तो कोटि बोला जाएगा उसको, अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है उसे भुज बोला जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर इससे प्रश्न पूछा जाएगा। और आप देखेंगे यहां से कि आप जो आपके सामने जो प्रश्न आने वाला है कि ये जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो दोनों का है लाइन, ये कटा है हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जो ये काट रहा है इस लाइन, इस पॉइंट को आप क्या किस नाम से जानते हैं? इस पॉइंट को आप किस नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा और जो आपका क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर ये काटता है उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को आप बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है आपका मूल बिंदु। ठीक है, ये होता है आपका मूल बिंदु। आज बेसिक से चलेंगे, जीरो टू हीरो का बनने का काम हम लोग यहाँ करेंगे। ये है आपका पॉइंट
उसे बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में इसे ओरिजिन बोलते हैं, याद रखिएगा ओरिजिन। और हम लोग बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन अभी करा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश का यूज मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तो ये जो है मूल बिंदु है, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे तो इसे देखेंगे, ये जो चीज है आपका, ये आगे बढ़ सकता है और यहाँ भी, इसे भी आप जहां चाहे वहां बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये राइट साइड में x होगा और लेफ्ट में आपको x डैक्स होगा। अप में जाएंगे तो y होगा और नीचे में आएंगे तो y डैक्स होगा। चलिए मैं बताता हूं, यहां से राइट की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो क्या बोला जाएगा उसको, राइट की तरफ जब बढ़ा जाता है तो वो जो है प्लस में ऐड होगा, राइट की तरफ चलेंगे तो प्लस में। तो ये जो नंबरिंग, इस पे इस संख्या रेखा आप पढ़े होंगे, इस पे बढ़ेंगे तो प्लस में आपको बढ़ना होगा। इसके उल्टे साइड में बढ़ेंगे तो निगेटिव। आपके पास मान लीजिए यहां से आप राइट दिशा में, डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपके पास क्या बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा राइट डायरेक्शन में। और उल्टा काम करेंगे तो आपका नॉलेज घटेगा, याद रखिएगा। ऊपर आपको चलना है तो आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा किसी चीज को, बढ़ाने के लिए प्लस मानिएगा, नीचे आपको घटाना होगा। चलिए अब यहां से बात करते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि यहां पे और क्या कंसेप्ट हम लोग सीख सकते हैं इससे। और एग्जाम में मैं डायरेक्टली बोल दूं कि इस टॉपिक से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आप देखेंगे कि चलिए यहां से अब देखते हैं कि मैं इसे जो है ऐड करता हूं, फिर ये ऐड कर देता हूं। चलिए अब आप देखेंगे कि आपको समझा दिया गया कि लेफ्ट की तरफ चलने पर ये माइनस आएगा और राइट के चलने पर ये प्लस आएगा, डाउन चलेंगे निगेटिव आएगा, अप चलेंगे पॉजिटिव आएगा। चलिए यहां से आप देखते हैं, यानी इस रेखे पर, यहां से आप इस रेखा पर कोई भी नंबर पुट करेंगे वो निगेटिव होगा, और इस साइड यहां करेंगे वो भी निगेटिव होगा, ऊपर करेंगे पॉजिटिव, इस साइड करेंगे पॉजिटिव। मुझे बताइए आप कि क्या ये जो आपका घर है, ये घर, इसमें साइन क्या मिल रहा है आपका, ये प्लस वाला, पहले x को रखते हैं और फिर y को, तो ये प्लस प्लस इसका साइन हो गया। इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले पट वाला यानी कि x तो माइनस है और y आपका क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। इसका आप देखेंगे x में क्या है, माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे x आपका क्या है, प्लस, और ये क्या है आपका नीचे में माइनस। चलिए आपने यहां देखा कि साइन आपने चेक कर लिया, किसका साइन क्या होगा, किसका साइन क्या होगा आपने समझ लिया। और मैं आपको बताऊं, यहां से थोड़ा सा समझिए, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है। आप इसे क्या बोलेंगे, तो ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप इसे हिंदी में चतुर्थांश बोल सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ क्वाड्रेंट, और ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए तो याद रखिएगा, आपसे जरूर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेगा, और किस तरह का प्रश्न पूछेगा आइए मैं इसको समझा देता हूं, प्रश्न कैसे पूछेगा। चलिए इसे छोड़ा करता हूं, इसका कोई काम नहीं यहां पे, और मैं आगे बढ़ाता हूं यहां से। अच्छा चलिए अब आप देखेंगे यहां से कि आप समझेंगे इसको आगे। इसमें आप देखेंगे आपसे पूछ सकता है कि ये जो 2,5 है, बताइए बिंदु किस चतुर्थांश में है। आपका जवाब क्या आएगा मुझे बताइए। आपसे पूछ सकता है -3,5 ये जो है बिंदु वो किस चतुर्थांश में स्थित है। आपसे पूछ सकता है 0,5 ये जो होगा ये कहां स्थित होगा। और आपसे पूछ सकता है कि -2,-3 ये किस में स्थित है। चलिए आप देखेंगे साइन के हिसाब से, साइन के हिसाब से देखेंगे यहाँ ऊपर वाले में दोनों प्लस में है, दोनों प्लस आपको देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। आप बोलेंगे सर ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इस तरह से आपसे जो है एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बिल्कुल पूछेगा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ एक माइनस है और प्लस, माइनस प्लस आप देखेंगे किसमें होता है, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। आप बोलेंगे सर ये जो बिंदु है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। 0,5 आपको मैं बता दूं इसमें x या y दोनों में कोई एक जीरो है तो वो क्वाड्रेंट में स्थित नहीं होगा। तो स्थित होगा कहां पे, तो बताइए इसमें x वाला जीरो है y वाला, तो आप बोलेंगे सर x वाला।
तो y अक्ष पर ये स्थित होगा, जो उसमें रहेगा उसी अक्ष पर वो चला जाएगा, वो चतुर्थांश में नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये y अक्ष पर स्थित होगा, न कि ये चतुर्थांश में स्थित होगा। -2 और -3 आप देखेंगे तो ये थर्ड में यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में ये स्थित होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो मैं आपको बता दूं इस तरह से, अगर आपसे ये पूछा जाता 4,0 बताइए कहां पे है, तो आप देखेंगे यहां पे कि ये जो बिंदु है इसमें y वाला 0 हो गया, तो ये जो होगा x अक्ष पर स्थित होगा, याद रखिएगा x अक्ष पर। चलिए आपसे मैं बता दूं कि इसमें से आपसे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहेगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, इसे आप कंफर्म कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसका सारा आज जानते हैं, A to Z चीज पढ़ना है, इसलिए जो है आप बने रहिए थोड़ा धैर्य बना के, और फिर हम पढ़ते हैं इसको कि आगे कैसे क्या होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे आप देखेंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा। तो आपने सीखा यहाँ से कि आपने देखा कि एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और एक आपने वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा लिया, तो ये जो पॉइंट है आपका वो मूल बिंदु कहलाया। क्या कहलाया? मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु कहलाया, याद रखिएगा। चलिए मुझे बताइए इसका क्या यूज है, इसका यूज क्या है, तो आप बताएंगे इसका यूज, मैं बता रहा हूं इसका यूज, देखेंगे इसका यूज क्या है। चलिए इसका जो यूज है, सपोर्टेड मानिए एक यहां पे बिंदु है और इस बिंदु की आपको दूरी बताना है, तो मुझे बताइए इस बिंदु की जो दूरी होगा, यहां से आप देखेंगे ऐसे जा रहा है यहां पे, और यहां से आप देखेंगे ऐसे जा रहा है यहां पे ना, और ये आपका बिंदु हो गया। तो आपने इसको क्या देखा, हॉरिजॉन्टल में कहा है, फिर आपने ऊंचाई में देखा वर्टिकल में कहा है, और फिर आप यहां से नापेंगे कि ये चीज कहां है। अब देख सकते हैं, तो नियामक इसका नाम पढ़ने का मतलब है कि आपने हॉरिजॉन्टल भी गया, हाइट में भी बात की है, ऊंचाई की, और इस तरह से आपने जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का यानी कि नजदीकी इस मूल बिंदु से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये देखें। अब मुझे बताइए कि ये जो बिंदु होगा, अगर यहां पे इस बिंदु का मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु जो है मेरा वो आपको 4,5 पे दिख रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इस बिंदु का नियामक 4,5 है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होगा, क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? हो गया? हो गया? चलिए तो यहां आप देखेंगे कि आपसे बिंदु पूछा गया था, इस बिंदु का आप देखेंगे पोजीशन, तो ये आप देखेंगे 4 और 5, इसका मतलब क्या, आगे x है, और x अक्ष किस चीज को दिखाता है, वो हॉरिजॉन्टल यानी लाइन को। तो आप बताएंगे इस मूल बिंदु से जो है इधर ये 4 इकाई पे है, ये दूरी जो है 4 इकाई है,
और ये 5 दिखाता है वर्टिकल लाइन को यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को। तो ये जो है आपको यहाँ पे हाइट में 5 है, आप समझ रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से जो है इसका हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि आप ये जो मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी। तो आप बात मुझे बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, इस तरह से ही समकोण त्रिभुज बन गया। और ये आप 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर करके आप अंदर रूट कर लेंगे, ये जो निकल जाएगा इसका दूरी निकल जाएगा। आइए इसको समझाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिएगा सर, इसको क्या चल जा रहा है, फॉर्म में तो कर रहा है। अच्छा, अंगूठी से नहीं रगड़ रहा है, नीचे से रगड़ रहे थे, इससे ऐसे कर रहे थे। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है हम फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं यहाँ से। अब ये आपका हो गया वाई एक्स और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका मूल बिंदु है। तो हम यहाँ से एक बिंदु लेते हैं यहाँ पे, चलिए, और इसे प्रूव करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा मुझे बताइए। इस बिंदु का आपको, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस को निकालना है। आप इस बिंदु से यहां लंब गिरा दीजिए 90 डिग्री बनाकर, और आपको मान लीजिए मूल बिंदु को आपने रिप्रेजेंट किया O से, आपका ये हो गया A से और ये है आपका B, और यहां आपको बताना है कि OB का डिस्टेंस क्या होगा, OB का डिस्टेंस क्या होगा। मुझे बताइए यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ये है ट्रायंगल, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है O A और B, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। और समकोण त्रिभुज आप क्या जानते हैं, ये जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मुझे बताइए आपके लिए ये क्या है, तो आधार है, तो आप यहां पे कर दिए आधार का स्क्वायर और आप फिर कर देंगे लंब आपके लिए ए बी होगा। मुझे बताइएगा ये जो पट लाइन है यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है, इसको आप क्या बोलते हैं, तो एक्स बोलते हैं, और इसे आप बोलते हैं वाई एक्सिस, जो आपका खड़ा रहता है वर्टिकल लाइन। अब यहां से आप पुट करेंगे ओ ए के बदले क्या करेंगे एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और ए बी के बदले करेंगे वाई, तो वाई स्क्वायर आएगा। इस तरह से देखेंगे आप कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर निकालना हो तो फार्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया मूल बिंदु से, देखेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको निकालने के लिए बोले, किसी भी बिंदु की दूरी, आपका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखेंगे एग्जाम में इस फॉर्मूला से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम यहां देखेंगे एक प्रश्न, और एक प्रश्न हम देखते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए मूल बिंदु से, देखिए यहां पे क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी निकालें। मूल बिंदु से, ये भी आपका बिंदु है, तो यहां पे मैं बिंदु कर देता हूं, बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात करें। बताइए आप क्या करेंगे इसके लिए। इस तरह का एग्जाम में प्रश्न बनेगा, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से जो दूरी निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब इस तरह से बनेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप यहां क्या करेंगे, आप यहां वही काम करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, सॉल्यूशन करेंगे, और मूल बिंदु से अगर बोला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बिंदु यहां दिया गया होगा उसमें उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16, और इस तरह से ये जुड़ा हुआ 25, और 25 का वर्गमूल निकल गया 5, और ये हो गया इतना इकाई। तो 5 इकाई जो है इसका
आंसर आएगा, मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी इस बिंदु की वो 5 इकाई होगी। आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। इस तरह से एक एक फार्मूला आपको बताया जाएगा। मूल बिंदु से 5 इकाई, बिल्कुल, और शाहिद बाबू का आंसर जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं कि अगला जो है हमारा वो क्या होगा। चलिए पेज सर इसमें अटैच किए हैं क्या? प्लस कर देंगे, आ जाएगा नेक्स्ट। चलिए अगले पेज पे पहुंचते हैं और फिर यहां से देखते हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या होगा। हमारा दूसरा जो फार्मूला होगा यहां से वो दूसरा फार्मूला प्रूफ किया जाएगा। चलिए दो फार्मूला, दूसरा फार्मूला जो है आपका वो कैसे प्रूफ होगा। आप यहां से पहले एक्स एक्सिस लेते हैं और ये आप लेते हैं वाई एक्सिस। चलिए दूसरा फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाते हैं। आप यहां क्या कर सकते हैं, इसको आप यहां करेंगे क्या कि अगर मैं बोलूं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपको निकालना है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, मुझे बताइए एक बिंदु आपका यहां पे है और ये बिंदु जो है आपका वो यहां पे है। चलिए इस बिंदु को मैं ए मानता हूं और इस बिंदु को जो है मैं बी मानता हूं। आप मुझे बताइए इसका आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप कीजिए क्या यहां से कि इस बिंदु से एक लंब यहां डालिए और इस बिंदु से भी आप लंब डालिए, तो ये आपका देखेंगे यहां 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और इस तरह से आप कर सकते हैं यहां पे काम कि इसे देखेंगे आप यहां से ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये दूरी हो गया, तो आप इसको जो है यहां से मिलाइए, ये हो गया आपका यहां से इस तरह से, और ये भाई 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए मैं इसे O मान लेता हूं, यहां पे इसे मान लेता हूं P, इसे मान लेता हूं Q। चलिए अब मुझे बताएंगे आप यहां से कि ये फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम जो, वो क्या है आपका फार्मूला। तो फार्मूला यहां प्रूफ जो मैं करने जा रहा हूं वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का सूत्र मुझे बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमें करना है। चलिए मैं यहां करता क्या हूं कि इस बिंदु को जो ए बिंदु लिखा गया है उसका नियामक मान लेता हूं, और इसका नियामक मैं मानता हूं x1 कामा y1, और इसका मैं मानता हूं x2 कामा y2, ये नियामक है उसका। आप मुझे बताइए कि यहां से अगर ए दिया गया है इस बिंदु का x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 जो दे रहा है, x1 कामा जो y1 दे रहा है यहां से, ठीक है, ये दे रहा है x1 कामा y1, इसे हमने माना x1, इसे माना y1, तो ये जो दे रहा है x1 वो क्या है, ये पट वाला लाइन है, यहां से लेकर यहां तक ये x1 है, ठीक है, और ये जो है आपका ये वाला टोटल ये क्या है, ये y1 है। समझ में आ रहा है। और यहां से आप देखेंगे कि ये जो चीज है टोटल यहां तक, ठीक है, ये आपका x2 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल ये जो बिंदु यहां पे दिया है x2 होगा, ये वाला x2 आपका। और आप यहां से टोटल ये चीज को यहां तक अगर लेके चलते हैं तो ये आपका y2 होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको, ये y2 होगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, यहां से आप यहां करेंगे क्या कि अगर ये टोटल यहां से यहां तक x2 है तो PQ का लेंथ कैसे निकलेगा मुझे बताइए। OP आपको यहां दे रखा है टोटल x2, ठीक है, OP दे रखा है x1, सॉरी x1 है वो, OP आपका x1 है, OP क्या है x1, O है आपका x1, और टोटल OQ जो है वो आपको दे रखा है x2। मुझे बताइए यहां से PQ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा, PQ किसके बराबर होगा इसमें, वो होगा आपको यहाँ पे PQ R रखिए इसको, तो ये AR के बराबर होगा। इस तरह से आप इसका जब निकालेंगे तो वो देखेंगे x2 माइनस x1 होगा, यानी ये लेंथ हमें निकल गया x2 माइनस x1। जब ये इतना है तो ये भी कितना होगा, तो x2 माइनस x1 ही होगा। चलिए एक कामा है आपका। अब मुझे बताएंगे अगर ये आपका y1 है, ये टोटल y2 है, ध्यान से समझिएगा, तो यहां से आप निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना आएगा, ये वाला का लेंथ, तो आप बोलेंगे यहां से BR का जो लेंथ आएगा यहां से वो क्या होगा, तो टोटल आप BQ से माइनस करेंगे BR माइनस कर लेंगे,
ये क्यू आर माइनस कीजिए, क्यू आर। यहां से आप देखेंगे बी क्यू आपके पास क्या है, टोटल y2 है, और क्यू आर आपका कितना है, तो एपी जितना होगा उतना ही क्यू आर होगा। एपी है आपका y1, तो ये भी होगा आपका y1, तो इस तरह से y1 कर दिया गया। चलिए अब मुझे बताइए ए बी निकालना है, तो आप चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए आर बी में, ए आर बी में, और यहां से आप देखेंगे कि आपके ए बी जो है वो कर्ण है, और कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब आपका यहां पे है बी आर, आप करेंगे बी आर, बी आर का स्क्वायर प्लस, और ये करेंगे आप यहां से आपका ये है ए आर, यहां से सर इसको थोड़ा पतला कीजिए, आप देखेंगे यहां से हो गया, ज्यादा मोटा है, तो आप देखेंगे यहां से कि ए आर की वैल्यू यहां पे निकल चुका है आपका, ठीक है, ए आर बोला गया है, तो ए आर क्या है आपका यहां पे, हाँ ए आर नहीं, हाँ ए आर, तो पी क्यू का जो निकला है वही ए आर है, तो आप देखेंगे वहां निकला है x2 माइनस x1, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो बी आर यहां पे दे रखा है, बी आर की वैल्यू आप देखेंगे क्या निकाले हैं, y2 माइनस y1, और बी आर पे स्क्वायर है तो इसे भी कर देंगे y2 माइनस y1। तो इस तरह से आपने जो है फॉर्मूला प्रूव कर दिया, किसके बीच का, ए और बी, तो इस तरह से ए बी के बीच की दूरी जो है वो निकल गया क्या यहां पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और देखिए दूरी सूत्र जो है आपको साबित करके दिखाया जा रहा है, दूरी सूत्र जो है आपको साबित करके दिखाया जा रहा है, और सारे फार्मूला होने के बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आप पहले समझ तो जाइए कि आपने सीख तो जाइए पहले कंसेप्ट इसका, और कंसेप्ट में आप देखेंगे आपके पास कंसेप्ट हमने क्या सिखाया यहां से, तो आपको कंसेप्ट मैंने बताया, दो फार्मूला आपको मैंने बताया, मूल बिंदु से अगर आपसे पूछे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, वो क्या निकल के आया है, तो आप जवाब देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए दूसरा फार्मूला आपके पास क्या था, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सर और पतला कीजिए, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे, उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, अभी आपने साबित किया, हाँ ठीक है, x2 माइनस आपने देखा x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से आपने देखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो फार्मूला आपने प्रूफ कर लिया। और इससे जो है एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, मैं प्रश्न भी बताऊंगा आपको, पहले मैं फार्मूला साबित करके दिखाऊंगा। आज इस चैप्टर का सारा चीज हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और फिर देखता हूं कि आगे हमें क्या सीखना है। 3 नंबर में मुझे बताइए, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि एक बिंदु, एक रेखाखंड है, और ये रेखाखंड आपका हो गया, इसका नाम मैं रखता हूं ए बी है रेखाखंड, और यहां ए का नियामक जो देखा है वो है आपका x1, और यहां पे ये है y1, और इस बिंदु बी का नियामक जो है वो है x2 कमा y2। याद रखिएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा कि एक रेखाखंड है, यहां पे देखेंगे आप रेखाखंड, और इस रेखाखंड में आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा इस रेखाखंड के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट, और इस 20 पॉइंट को मान लीजिए मध्य बिंदु है, और इसी का आपसे नियामक पूछेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, चलिए आपसे ये
पूछा जाएगा एग्जाम में, और इससे रिलेटेड जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मैं कमेंट में चेक करूंगा आपका आंसर क्या आ रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा? आपका तीसरा फॉर्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक मुझे बताइए। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक बताएंगे आप। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? चलिए निर्देशांक आप बताइए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए मैं आपको पूछता हूं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आपको पता है मध्य बिंदु देगा तो दो बिंदु जरूर देगा, और दोनों बिंदु में आप करेंगे क्या तो समझ जाइए, आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसका लेंगे x1 और इसका लेंगे x2, दोनों को जोड़ देंगे, x1 और जोड़ x2, दोनों को जोड़ेंगे और दो चीजें हैं इसलिए दो से डिवाइड कर देंगे। फिर आप इसका लेंगे y1 और इसका लेंगे y2, तो इस तरह से ही होगा y1 प्लस हो जाएगा आपका y2, और नीचे में दो चीज है तो फिर दो से डिवाइड। इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2। याद रखिएगा, और इससे भी आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैं बढ़ता हूं आगे और फिर अगले कंसेप्ट में बढ़ता हूं, और आज मैं बता रहा हूं आपको कि हर एक चीज में इसका खत्म करने वाला हूं, इसलिए बने रहिए। चौथा पॉइंट अब मैं देखता हूं, चौथा पॉइंट क्या है। आपसे पूछा जाएगा यहां पे, और आगे की बात है, पूछा जाएगा अंतः, आप देखेंगे ये है अंतः, अंतः या बाह। चलिए अंतः या बाह विभाजन के लिए आपसे पूछा जाएगा, अंतः या बाह विभाजन के लिए सूत्र आपसे पूछा जाएगा, अंतः या बाह विभाजन के लिए सूत्र। और इस सूत्र को जो है हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र के नाम से, विभाजन सूत्र। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अंतः और बाह विभाजन के लिए हम लोग जानेंगे सूत्र, और हमें उसे बोलेंगे विभाजन सूत्र। क्या बोलेंगे? विभाजन सूत्र। आइए देखते हैं कि इसका क्या होगा। अगर आपसे अंतः के लिए पूछेगा तो क्या होगा, तो आप देखिए कि एक यहां पे भी आप रेखाखंड लीजिए, ये आपका रेखाखंड ए बी है, इसका आप जो है नियामक तय कीजिए पहले, x1 और ये y1 इसका नियामक हो गया। चलिए, और इसका भी नियामक आप लीजिए, उसका नियामक होगा x2 और y2। चलिए, और इसको जो है बांटना है। अनुपात का मतलब समझते हैं। अगर मान लीजिए ये टोटल 6 है, आगे मैं 2 पीछे 4 लेता हूं तो 2:4 होगा, लेकिन मैं यहां जो है m और n अनुपात में इसको बांटता हूं। ये रेखा के अंदर नापा गया है कि बाहर? ये जो अनुपात रखा गया है इस रेखाखंड के अंदर है, इसे अंतः विभाजन कहेंगे। और अंतः विभाजन के लिए जो है सूत्र, अंतः विभाजन के लिए सूत्र, अंतः विभाजन, जो अंतः विभाजन के लिए सूत्र होगा वो क्या होगा देख लीजिए। अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा? तो अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है वो आप कीजिएगा यहां से इस m के साथ x1 का गुणा, तो होगा आपका m, ठीक है, x1, सॉरी mx2 होता है, mx2 प्लस nx1, और दोनों इस अनुपात को नीचे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये बन गया mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। और आप देखेंगे अब क्या करेंगे, तो y वाला का लिखेंगे तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा में आ जाएगा m प्लस n। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो निकला सूत्र ये कहलाएगा आपका अंतः विभाजन के लिए ये सूत्र है, विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन के लिए सूत्र है, यह अंतः विभाजन के लिए सूत्र है। लेकिन जब आपसे ये बाह्य विभाजन के लिए सूत्र पूछेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप m जो है m रखेंगे, x2 रखेंगे, प्लस के जगह पे केवल माइनस कर देने से ये बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाता है। बहुत आसान है, एक समझ गए दूसरा इजीली बन जाएगा, दूसरा इसका जो है इजीली बन जाता है, एक समझने की जरूरत है, दूसरा आपको बस साइन यहाँ पे बदलना है, प्लस को माइनस करते जाना है और फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। मुझे बताइए आप भूलेंगे इसको?
अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र आप भूलेंगे कभी भी? तो यहाँ अंतः विभाजन यानी इंटरनल आपका जो होगा उसके लिए फॉर्मूला बना ए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन, और एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बट्टा एम माइनस एन, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन बट्टा एम माइनस एन। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला जो है आपका, ये क्या है? ये जो फॉर्मूला है ये आपका है बाह्य विभाजन के लिए, क्योंकि माइनस है इसमें, और अंतः विभाजन वाला प्लस वाला होता है। ये फार्मूला आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। भूमि सेतु नहीं, क्या नहीं बाबू, क्या नहीं समझ में आया? नहीं भूलेंगे, अच्छा नहीं भूलेंगे, चलिए गुड, भूलना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कितना फार्मूला आपने यहाँ पे सीखा। अब आते हैं 5 नंबर पे, एक और फार्मूला हम सीखते हैं, और 5 नंबर वाला फार्मूला जो होगा वो भी एकदम इंपॉर्टेंट होगा। मैं फार्मूला क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फार्मूला से ही प्रश्न बनेगा, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा जाता है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप केवल फार्मूला सीखकर भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, याद रखिएगा। फार्मूला सीखकर आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में फार्मूला से प्रश्न रहेगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, डायरेक्टली फार्मूला रहता है। मैक्सिमम सारे चैप्टर का फार्मूला आप कर लीजिए। अगर आपको मैथ का क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो कंसेप्ट यानी कि सारा जो है फार्मूला याद कर लीजिए, 100% आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहां से एक त्रिभुज के पास, और ये है त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आज तक आपने सीखा होगा, तो आप जानते होंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, या अलग अलग त्रिभुज के लिए लोग अलग लगाते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए लगाते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाला हूं और अलग तरीके से बताने वाला हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है। क्लास 9th में आपको जो है हीरोन का सूत्र बताया गया होगा, उससे निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये उसके तीनों साइड की माप आपको पता है तो निकाल सकते हैं। आ जाइए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं यदि उनके तीनों शीर्ष के निर्देशांक पता हो। चलिए बहुत जबरदस्त है क्वेश्चंस, और देखते हैं इसके कैसे बनेगा। फार्मूला डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं बोलूं कि ये जो है आपका निर्देशांक ए, और ये बी, और ये है आपका सी। मैं बोलूं कि ये जो प्रश्न है यहाँ पे बिंदु ए, इसका नियामक मैं मान लेता हूं x1, y1 है, और ये जो b है इसका मैं मान लेता हूं x2, y2 है, और ये जो c है ये जो है आपका x3, y3 है। आइए आज एक आपको रूल बताता हूं इस फार्मूला को याद करने का ट्रिक क्या होगा। आपसे एग्जाम में इस तरह से एक त्रिभुज देगा जिसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक पता होंगे। अब मुझे बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहां पे आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं? चलिए आप बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बता सकते हैं? चलिए श्रीवास्तव जी यहाँ के कोई जुड़े हैं, चलिए उनका भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसका बनेगा क्या, कैसे बनाएंगे मुझे बताइए। एक चीज मुझे बताइए पहले कि इसके बारे में कितने लोग जानते हैं। ये होता है मॉडुलस, मापांक, और इसका काम क्या होता है मॉडुलस का? इसका काम होता है कि अगर अंदर में प्लस दे या माइनस दे, ये बाहर जब भी फेंकेगा प्लस ही फेंकेगा। एक ऐसा मशीन है ये कि अंदर नेगेटिव डालो या पॉजिटिव, बाहर हमेशा पॉजिटिव। मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना। अगर एग्जाम इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मॉडुलस से -2 इसके अंदर है, आंसर क्या निकलेगा? आपका जवाब होगा सर +2। तो क्या अगर यहाँ पे +2 रखा जाए वो क्या निकलेगा? सर जवाब होगा +2। इसका जो है हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ये अच्छा इंसान है, ये निगेटिव परिस्थिति में रहते हुए भी पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। चलिए पॉजिटिव सोचता है। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद भी है, अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक बताता हूं। पहले तो आप लिखेंगे यहां से 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2 लिखने के बाद आप यहां से स्टार्टअप करेंगे। सबसे पहले आप मोड में डाल दीजिए। मोड में यहां क्यों?
क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर गलत से वो निगेटिव आता भी है तो उसे पॉजिटिव बना के भेजेगा, ठीक है, पॉजिटिव बना के भेजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मॉड बंद कर दीजिए। चलिए, मॉड बंद करने के बाद यहां से आप स्टार्ट करेंगे बिग ब्रैकेट। क्या स्टार्ट करेंगे? बिग ब्रैकेट। फॉर्मूला को सीखिए और मैं बोलूंगा कि आप इसे फर्स्ट पे, यानी कि इसको आप क्या कीजिए, आगे आपको हमेशा ये x1 याद रखिएगा, आगे में आपको x1 x2 और ये जो है x3 रखना है, और घटाने वाले में y वाला का यूज किया जाएगा। पहले आप इसे ढकेंगे, इसे ऊपर वाले पार्ट को ढक देंगे, ढकेंगे और सबसे पहले तो x1 लिख देना है, और ढकने के बाद जब इसे आप ढक देंगे अंदर ब्रैकेट में कभी भी x नहीं लिखना, याद रखिएगा। इसे बोलते हैं धकधकिया नियम। ये धकधकिया नियम है, याद रखिएगा। ढक दीजिए और फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो ये धकधकिया नियम देखिए, ढकने के बाद कुछ नहीं दिखेगा, यहां से आपको y से ले चलना है y3 में, ठीक है। तो आपको y से चलना है किस में? तो y3 में, और इसके अंदर माइनस लगाना है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, याद रखिएगा। तो पहला कंसेप्ट है x1 इंटू y2 माइनस y3। कैसे हुआ? आपने पहला x को, आगे तो हमेशा x ही रखना है, आपने इसको ढक दिया, ढकने के बाद y से y3 पे पहुंच गए। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए ताकि समझ में आए कि मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आया? गजब सर। और ये फिर हम बताते हैं x2 को, जैसे x2 को, तो जैसे ढकेंगे पहले x2 लिखते हैं और प्लस के साथ जो है x2 को लिख देंगे। चलिए, और यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब इसको ढक दिए तो मुझे बताइए y2 से y3 के पास पहुंचे हैं, y3 से फिर पहुंच जाइए y1 के पास। y3 से कहां चढ़ गए आप? y1 पे। आप पहाड़ पे जो है चढ़ रहे हैं, देखिए यहां से यहां और यहां से पहाड़ पे। तो y3 से जो है आपने देखा y1 पे गया, और माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला में है। प्लस आप कीजिए, और आप इसको ढक चुके हैं, इसे ढक चुके हैं, फिर धकधकिया नियम का यूज कीजिए और इसे भी ढक दीजिए। इसे जब ढकेंगे तो ये क्या होगा? x3, देख रहे हैं x3 यहां पे ढका रहा है, तो पहले बाहर में x3 को नोट कीजिए, और यहां से आप क्या करेंगे कि फिर आप चढ़ चुके हैं y1 पे, y1 से उतर के आ जाइए y2 पे। चलिए, y1 से आइए y2 पे। आपको जो है पूरा देखिए मैं सर्कल जैसा नचा दिया, सर्कल में आपको मैंने नचा के इस फॉर्मूला को बता दिया। तो ढकना आपको आना चाहिए और फिर आपको यहां से चढ़ना उतरना आना चाहिए इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र निकला वो क्या निकला? मॉड। मॉड इसलिए क्योंकि इसके अंदर अगर कैलकुलेशन में माइनस भी आए तो बाहर वो प्लस बना के भेजे, क्योंकि माइनस का यानी कि त्रिभुज का जो एरिया होता है नेगेटिव नहीं होता है। क्या हुआ सर? तो निगेटिव नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर, स्प्राइट आ गया, मजा नहीं है, स्प्राइट आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, और आप लोग जान लीजिएगा कि मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जब करीब आता है तो प्रेशर लेके आता है, और आपको प्रेशर वाला काम नहीं करना है क्योंकि प्रेशर से आप सब कुछ भूल जाएंगे। मजे के साथ पढ़िएगा तो जो याद नहीं है वो भी याद आएगा, याद रखिएगा, मजे के साथ, प्रेशर नहीं लेना है। गजब सर, गजब। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफलवा। क्षेत्रफलवा निकल के आ गया अंदर रूट 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लसवा लिखना है, फिर आपको x2 लिखना है, y3 माइनस 1 लिखना है, और फिर यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। अब मोडवा में बंद कर देना है, याद रखिएगा। फॉर्मूला बन गया आपका। चलिए, इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला मैं बताऊंगा, और रिवीजन में ही डिवीजन है, इसी वजह से रिवीजन लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन कराने का काम तो आप देख ही रहे हैं कि आप लोगों को पर डे नए नए चैप्टर का सारा विश्लेषण, जिससे एग्जाम में बहुत अच्छा से पूछा जाता है, ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो कराने का प्रयास जो है हमारे तरफ से और मंकेश सर के तरफ से एकदम कर रहे हैं हम आप लोग के लिए मेहनत। और एग्जाम तक हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और लगे रहेंगे। और इस तरह से जो है 5वां फार्मूला हम लोग समझ गए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिपीट अगेन करके मैसेज कीजिएगा, क्वेश्चंस को रिपीट किया जाएगा। चलिए, अच्छा लगा कि नहीं? इस तरह का फार्मूला अगर आपको कोई बताता हो तो अच्छे से समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में 100% आपसे यही फार्मूला ही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं
और अगले टॉपिक को फिर देखते हैं। इससे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थ्योरी मेरे से सीखिए, काम आप कीजिए प्रश्नों पे, ठीक है। और जो जो प्रश्न आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके चैप्टर में वो भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए बने रहिएगा। मजा तो आएगा ही और रिजल्ट भी आएगा बाबू। आप लोग बने रहिएगा, रिजल्ट भी आएगा। जितने लोग पढ़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, याद रखिएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कोई फार्मूला छूट रहा है हमसे। चलिए, मूल बिंदु से दूरी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर चुके हैं, और यहां से आप देखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। और एक चीज और बताने वाला हूं जो एकदम जबरदस्त होगा आपके लिए। चलिए, 6ठा नंबर फार्मूला और 6 नंबर फार्मूला आता है, फिर यहां से त्रिभुज, फिर यहां से त्रिभुज, और देखेंगे ये है आपका त्रिभुज, ये है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज में मैं बोलता हूं कि ये है इनके शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, और तीनों शीर्ष को जब आप यहां से देखेंगे डालेंगे तो मीडियन, और ये भी डालेंगे तो मीडियन, और ये भी डाल दिए तो मीडियन यहां से। चलिए आप देखिए, थोड़ा सा ये जो है गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाते हैं। चलिए, यहां से एक त्रिभुज बनाते हैं और ये हो गया आपका त्रिभुज, याद रखिएगा। इस त्रिभुज के साथ थोड़ा सा हम लोग खेलते हैं और फार्मूला को निकालते हैं, फार्मूला को निकालते हैं, याद रखिएगा। नोटबुक लेके बैठेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे तभी तो फार्मूला याद होगा। चलिए, और बताइए, यहां से आप इसको मिला दिए यहां, ठीक है, और इसको मिला दिया आप यहां, कोई दिक्कत किसी को, और यहां से इसको आपने मिला दिया ऐसे। मुझे बताइए इस बिंदुआ को क्या बोलते हैं जी? इस बिंदुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? यही तो त्रिभुज का केंद्रक है। ये त्रिभुज का क्या है? केंद्रक है। और एग्जामवा में जरूर पूछता है कि मुझे बताइए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांकवा पूछ देगा, और याद नहीं रहेगा तो एग्जामवा में कैसे बनाइएगा? तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक एग्जामवा में पूछेगा, ये हमको पता है, केंद्रक का निर्देशांक हमको पता है कि आपके एग्जामवा में पूछेगा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपको, आप भी बढ़िया से इसको समझ लीजिए। चलिए, त्रिभुज के समझ रहे हैं, केंद्र का निर्देशांक पूछता है, थोड़ा सा और खेलेंगे इसके साथ और बनाएंगे इस फार्मूला को बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ 3 बिंदु है तो तीनों का नियामक तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो नियामकवा होता है जो देखेंगे उसको लिख दिए x1 और यहाँ पे लिख दिए y1। अच्छा, आप पूछिएगा नहीं हमसे कि 1 1 क्यों लिख रहे हैं? अरे पहला बिंदु है तो 1 1 लिखेंगे जी, और दूसरा में 2 2, और तीसरा में 3 3, चौथा में 4 4। इतना तो ये समझना आपका बनता है, बनेगा ही, समझिए, इतना समझना जरूरी है। ये दूसरा बिंदु है तो 2 लिख दें। और चलिए, x और y में दोस्ती है, जब आता है साथे साथे आता है, याद रखिएगा। पहला x बाद में y, पहला x बाद में y, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चलेंगे तो ये बन गया आपका क्या बाबू? तो यहाँ बन गया x3 और यहाँ बन गया y3। अब बनाना क्या है? त्रिभुज के निर्देशांक। चलिए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा निर्देशांक में, निर्देशांक में आपको जो है यहाँ समझाना पड़ेगा कि पहला इसका ले लीजिए, देख रहे हैं त्रिभुज का मतलब 3, तो 3 को तो लेना ही पड़ेगा, त्रिभुज में पहले ही कह रहा है 3, तो ले लीजिए 3, ये भी ले लीजिए यहाँ पे, और ये तीनों ले लिए, पहला पहला दूसरा सॉरी तीसरा, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि एक्शन है, सेम चीजवा को जोड़ दिया जाता है। ये तीनों जो है एक्स है, समझ में आ रहा है? तीनों जो है एक्स है। और जब एक्स है तो मुझे बताइए करेंगे क्या आप? अच्छा, भोजपुरी से सेट करके बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लगबे करेगा बाबू, आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हो इसके नीचे 3 आएगा, हाँ, और लगबे करेगा। और भाई y1 y2 y3 के जोड़ के अब एकरो के मार दिया जाएगा 3 से धक्का, इहो बन गया फार्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3, अब मार दीजिए इसको 3 से धक्का। अब फार्मूला देखिए तो निकल के आ गया, x में x2 जोड़िए, फिर x3 जोड़िए और मार दीजिए 3 से धक्का, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, आई बन गया त्रिभुज का केंद्रक। बहुत जबरदस्त तरीके से फार्मूला का मैं सोच रहा हूं कि आपको याद करा दूं, एग्जाम से पहले सीधे भेजा में, अब भेज देना है हमको भेजा में, लेकिन बहुत के पास तो भेजे नहीं है, तो कहाँ भेजे हम?
ये याद रखिएगा। भेजा संभाल कर रखिए तभी तो भेजेंगे, भेजा में ये जरूर जाएगा। और त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला निकल गया बाबू। जब भी पूछे केंद्रक, आंख बंद करके तीनों को जोड़ देना। तीनों कौन चीज जोड़ेगा जी? तो तीनों पहिलका पहिलका ओकरा नीचे से 3 से भागा, ठीक है। अब फिर दूसरा दूसरा तीनों जोड़ के भागा लगाएगा, फॉर्मूला आ गया पास में। अब फॉर्मूला है तो फिर क्या गम है, मजा आ जाएगा। ऑल इन वॉल, गर्दा गर्दा, बिल्कुल गर्दा उड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और बार बार मैं बोलता हूं कि बुरा नहीं मानना है बाबू, बुरा मानेंगे तो गड़बड़ है। क्योंकि याद रखिएगा जो कड़वा है वही आपके लिए फायदामंद है, याद रखिएगा। जो कड़वा है वही आपके लिए फायदामंद है, याद रखिएगा। मीठा हमेशा डायबिटीज का बीमारी देता है, याद रखिएगा, डायबिटीज का बीमारी। तो मीठापन पे नहीं जाना है, मीठापन पे जाएंगे डायबिटीज का बीमारी होगा। कड़वा लीजिए, नीम का देखते हैं पत्ता, लोग कड़वा होता है, कड़वा आपको लेना पड़ेगा। फायदा के लिए हमेशा कड़वा को लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये फार्मूला कितना अच्छे तरह से समझाया गया है। यही तो 45 दिन बचा है अंतिम का। और मैं बोलता हूं कि भाई अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अंत अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज का। अब शुरू में आपने खूब बहुत किया अच्छा, अंत बुरा तो सब बुरा, अंत बहुत बढ़िया होना चाहिए। और ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। आप देखेंगे 6 फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से, और सारे फार्मूला नोटबुक में लिखिए और याद तो जरूर कीजिए, याद तो जरूर कीजिए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने लगभग सारा फार्मूला जो है यहाँ सीख लिया, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। हाँ, पहचान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी हो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से फिर कुछ कंसेप्ट। क्वेश्चन पूछते कैसे हैं निर्देशांक ज्यामिति से, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछते कैसे हैं मुझे बताइए। ये आपका क्या है? तो जब भी खड़ा दिखे वाई अक्ष बोल देना, क्योंकि वाई अक्ष, इसको ट्रिक से याद रखना है अगर तो ट्रिक लगा देना। वाई अक्ष, वाई दिख रहा है, वाई माने तुम, और तुम कभी खड़े रहते हो। क्या रहते हो जी? तुम तो खड़े रहते हो। हाँ, तो तुम तो खड़े रहते हो ना, तो वाई अक्ष वाला हमेशा खड़ा, यू माने तुम, समझते हो, और तुम रहते हो खड़े। तो याद रखना तुम रहते हो खड़े। और जब भी पट वाला दिखे, क्या दिखे? पट वाला, समझता है? लाइक नहीं कर रहे हो, सब मजा नहीं आ रहा है। आई पट वाला देखा ना, पट वाला, तो एकरे के नु कहल जाला भूज, एकरे कहल जाला भूज। आ भूजा खाए खातिर देख लो बोलो कि गोसारा बनावल गई रहल के बार हेंगा लंबा करके, आ हे में पतकी लगावल गई रहल। भाई हो बहुत मन हम बचपन में देख ले बनी, दोनों बगल से था जी, हाँ दोनों बगल से था। आ गांव की जो हमारी दादी थी या थी, जो भी थी, फुआ थी, वो लोग दोनों साइड से बैठ के आ इसमें भूजा खूब भूजते थे लोग, और तब हम लोग उसको खाते थे। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल बनाया जाता था नो, तो भूज से याद रखिएगा कि सीधा बनाया जाएगा। और बताइए ना, इसको खाड़ा बना देंगे, इसमें भूजा भुजाएगा जी, गजब हाल है। तो ये याद रखना, एक्स अक्ष जो है वो पट्टे बनाया जाता है, क्योंकि भूजा खाने के लिए इसी तरह से बनाना पड़ेगा। और पोल पे कोई चढ़ के भूजा बनाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है आप देखेंगे, ये हो गया एक्स अक्ष, भुजवा है ये, ठीक है। आई है वाई अक्ष, क्योंकि तुम हो, वाई अक्ष का मतलब तुम, वाई मतलब तुम। अब भोजपुरी में मजा आ गई, अरे भोजपुरी से हमने के बिलोंग करते नहीं, तो मजा नहीं हो। आगे बढ़ो, तो ई हो गई भोजपुरी वाला मॉडल। आगे बढ़ता नहीं सन, देखा तनी सन कि हो गई एक्स अक्ष, हो गई वाई अक्ष। वाई के याद रही यू, आयु माने होला तुम, और तुमको हमेशा खड़ा रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए, ठीक है। परिस्थिति कुछ भी हो, और लास्ट में तो मजा है, अंतिम में बना रहना। फिर देखना इसको कितना मजा आ रहा है। ई हो गई वाई, आई हो गई एक्स, इतना तो समझ में आइल हो। तो ई जोन बा एक्स अक्ष, एकरे के अगर कहल जाओ कि एक्स अक्ष के कहल जाला कौन चीज, तो कहल जाला भुज। एक्स कहल जाला भुज, यानी कौन सी भुज? तो भुजा भुज। ई कहल जाला वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। आ वाई अक्ष माने वाई, वाई माने यू, आ यू माने तुम, और तुम हो तो खड़े रहो। भुजा भुजाता लेकिन खड़ा रहो तब तो मिली। हाँ खड़ा रहो, आगे बढ़ो। तो इसको याद रखना है। अब भुजा भुजाता तो कई में भाई तो कहता कोटी,
अरे भाई पहले फणवे में ले लेते थे, कोटिये में ले लेते थे, कोटी निकाल के उसमें भुजा ले लेंगे। हाँ हाँ आगे बढ़िए। अब बांस के कोठिए में ये सब ज्यादा मिलता था। आगे बढ़िएगा। तो ये तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में 100% फार्मूला तो पूछेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बाबुआ पूछ दिया घर बनाना है तो पहले खाड़ा देवाल करते हैं कि पट वाला देवाल करते हैं, तो आपका जवाब होगा सर पहले तो हम नेउए निकालते हैं और नेव होता है पट। तो यहां पे आपको जो भी लिखना होगा पहले लिखा जाएगा एक्स वाला, क्योंकि ये पट वाला होता है, और बाद में वाई वाला। अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक का यही रूप होना चाहिए। अगर गलती से किसी ने लिखा y, x, तो आप लगा दीजिएगा उनको झापड़, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं ये गलत है। अगर कोई बोलता है तो मानना नहीं है, क्योंकि इसको जो है ये आपको याद करा दिया गया है कि x और y के रूप में ही होता है, आगे y नहीं लिख सकते हैं बाबू, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो यही तो आपका भुज हुआ। बोलिए, x वाले को भुज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए आप लोग। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? आइए, आपका है कोटि। क्या है? यह है कोटि, यही ना है कोटि? हाँ ये है कोटि। दुकान पे आके खरीद लेना। कौन सी खरीदना है तुमको जी? यहाँ दुकान लगा है। यही से नु कहता नहीं कि तू लोग का करता लो, पढ़ाई करता लो, दुकान पे आके खरीदे के बाद पापड़ खइब, लगभग झापड़ खाए। आगे बढ़। तो ये है भुज, ये है कोटि। ठीक है। एग्जाम में जरूर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और प्रश्न पूछा जाएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न में पूछा जाएगा क्या। कहेगा कि 2,5 में बताइए भुज क्या है। खान सर आपके आगे फेल हो गए हैं सर। ऐसी बात नहीं है बाबू, ऐसी बात नहीं है। खान सर हैं, पूरे फेमस हैं वो टीचर में, समझ लेना। उन्हीं को देख के जो है हम लोग कुछ सीख रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। सबके आइडियल हैं, सबके आइडियल हैं वो खान सर, सारे बच्चों के। और टीचर्स तो मान लो कि मेरे तो खास करके, क्योंकि मैं शुरू से ही प्रयास करता हूं कि बच्चों को जिस तरह भी समझ में आ जाए वो लैंग्वेज अपना लेना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है बच्चों को समझा देना। पढ़ाता तो सब कोई है, सिखाता बहुत कम लोग है, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, सिखाना जरूरी है। सीखना और पढ़ना में अंतर होता है। पढ़ने का मतलब गए और चले आए बस, समझ रहे हैं। और सीखने का मतलब बाबू समझ लीजिएगा, बहुत उसमें मेहनत करना पड़ता है टीचर को भी। इसलिए सीखना अगर है तो बिल्कुल भाई आपको आराम से सीखना पड़ेगा। सीखना और पढ़ना तय कर लीजिए, आपको पढ़ना है कि सीखना है, उसके बाद बताइएगा। चलिए, तो 2,5 में बता दीजिए इसमें भुज क्या है। एग्जाम में जरूर पूछेगा भुज। 2,5 में भुज क्या है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2,5 में भुज क्या है, कोटि क्या है। अगर आप बताते हैं तो आपको एग्जाम में मिलता है 1 नंबर। आप अगर बताते हैं तो एग्जाम में मिलता है आपको 1 नंबर, और 1-1 नंबर आपको जो है करा सकता है डिवीजन में। समझ लीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन समझते हैं नो जी। और कितने लोगों को फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जाना है, क्योंकि मैं हमेशा डिवीजन की बात नहीं करता हूं, यहां बात किया जाता है टॉपर का। याद रखिएगा, टॉपर। सीखना है सर, बिल्कुल सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। सीखेंगे तो एग्जाम में बनेगा, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं भुज है 2 और कोटि है 5। तो भुज है आपका 2 और कोटि है 5। याद रखिएगा, यहां से पहला वाला हमेशा भुज और दूसरा वाला कोटि। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे और प्रश्न पूछते हैं इससे। मुझे बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? कौन बताएगा मूल बिंदु का निर्देशांक? मूल बिंदु का निर्देशांक, ये मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का, चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो आपको पढ़ाया गया है अभी, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको समझाया गया है। तो मुझे बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक जब पूछता है लड़के होते हैं कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि देखिए ये होता है y, ये होता है x, और इसे ही बोलते हैं मूल बिंदु, जहां पे ये दोनों लाइन काटता है एक दूसरे को। ठीक है। तो दोनों जब काट दिल एक जगह, तो बताओ बाबू ये ना x में बढ़ता, ना ऊपर बढ़ता, ना नीचे बढ़ता। तो इजा x में भी 0 बढ़ल, y में भी 0 बढ़ल। तो मूल बिंदु का नियामक कितना हो गई?
तो 0,0 इरफान का राइट आंसर है। और ये जान लेना कि एग्जामों में जरूर आएगा, फॉर्मूला तो जरूर सीख लेना क्योंकि आने वाला है प्रश्न, ये प्रश्न जो है बिल्कुल आने वाला है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई पूछे y अक्ष पर किसी बिंदु का रूप क्या होता है। y अक्ष पर मैं पूछ रहा हूं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का क्या रूप होता है। किसी बिंदु का जो निर्देशांक का रूप होता है वो क्या होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक रूप क्या होता है, निर्देशांक रूप क्या होता है, मुझे बताइएगा आप क्या होता है। y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका क्या होगा रूप। y अक्ष के लिए ये है y अक्ष, इस पे अगर कोई बिंदु, मान लीजिए इस पे अगर कोई बिंदु आ रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, या यहाँ, तो उसका जो रूप होगा वो क्या होगा। तो देखेंगे इसमें कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा y अक्ष पर किसी बिंदु का रूप, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो y पे ही है, ना इधर गया, ना राइट ना लेफ्ट, राइट ना लेफ्ट, राइट ना लेफ्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें x के तरफ तो बढ़ा ही नहीं, तो हम उसे रखेंगे 0। ना प्लस के ओर बढ़ता और ना माइनस की ओर बढ़ता। सर पहले वाला ही आंसर होगा। अच्छा ना बाबू, पहले वाला आंसर तो ना होई, आगे बढ़, तो ये हो गया 0, ना है ना बढ़ल ना है न, काहे से कि खड़े वाले पर बा। अब इनमें का बच गई तू बताओ, तो y वाला ही बच गई। y हो सकता है कि 1 हो, 2 हो या माइनस में हो, तो ये y अक्ष पे जो होता है बिंदु उसका रूप होता है 0,y। क्या होता है 0,y। चलिए अगर x अक्ष पे पूछ दिया जाए तब क्या होगा। ये चला, ये है x अक्ष, और इस पे कोई पूछे कि इस पे जो बिंदु होता है उसका रूपवा क्या होता है। चलिए इस पे जो रूप होगा वो कोई बिंदु है, ये सब बताइए इस बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा। मुझे बताओ कि ना ऊपर गइल ना नीचे गइल, ना ऊपर गइल ना नीचे गइल, तो इनमें तो पहले x के बात करता, तो x के मतलब जब यहीं पर रही तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिली, यानी x मिली, और y में ना मिली, तो ये हो गया यहाँ पे x अक्ष का ये रूप होता है, याद रखिएगा x अक्ष का। तो x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है वो किस रूप में होगा, तो x, 0, और y अक्ष पे है तो क्या होगा 0,y। अब हमसे आप पूछिएगा सर एक और मतलब का भइल, ऐसे का पूछल जाई, तो ऐसे पूछल जाई बहुत कुछ, क्योंकि हम जानता नहीं और एक पढ़ौला बानी, बहुते बार पूछले बा। तो अब देखो ऐसे पूछल का जाता, तो पूछल जाए यह क्वेश्चन आपसे, और एग्जाम में ये 100% इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। शौक तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अनुभव से बात किया जा रहा है, यहाँ पे अनुभव है इस चीज का, ठीक है। और देखिएगा आपसे पूछा क्या जाएगा, पूछ दिया जाएगा 0,5 बताइए ये किस अक्ष में स्थित है, बताओ ना जी। अक्ष में है, किस अक्ष पर स्थित है, ये चतुर्थांश में स्थित होगा, यस या नो, कमेंट कर दीजिए यस या नो। ये अगर मैं पूछूं कि क्या ये किसी चतुर्थांश में स्थित होगा, और चतुर्थांश का मतलब देखो चतुर्थ में ही 4 है, ये है पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इनमें कहीं आई ना आई, काहे ना आई, काहे कि इनमें एगो 0 बा, हम का बोल बानी, कोई नहीं, बिल्कुल नो। यही तो मैं जानना चाहता था, क्योंकि है में आने के लिए x और y दोनों होना चाहिए। हाँ तो अब ये जब चतुर्थांश में ना आई तो आई कई पर बता दो, आई कई पर, आई कई पर हो बाबू, ये आई कई पर, जब चतुर्थांश में ना आई तो ये आई कई पर, तो जवाब क्या होना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। जवाब होना चाहिए कि सर ये जो रूप दिया है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आप बताए हैं, यहाँ आगे में 0 पीछे में y, तो इसमें आगे में 0 पीछे में कोई नंबर, तो इस रूप का नंबर मिल रहा है, और ये रूप का नंबर मिलेगा। मुझे बताइए ये किस रूप पे होता है, जब y अक्ष पे कोई चीज रहता है, x वाला 0 है, x वाला इसमें क्या है 0 है, तो जो बच गया उसी पे न होगा। हाँ ये होगा आपका किस पर, तो ये होगा y अक्ष पर, ये होगा y अक्ष पर स्थित होगा, और आपके एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और ये जब पूछा जाए यहाँ से कि मुझे बताओ अगर यही 5,0 होता, ये किस अक्ष पे होता, तो
तो में एक्स वाला बा वाई वाला नहीं है, तो एक मतलब हो गई कि ये एक्स अक्ष पर स्थित बा। कहीं पर स्थित बा? वो एक्स अक्ष पर स्थित बा। ये तरह से एकरा के आराम से याद कइल जा सकेला और पूरा फार्मूला बढ़िया से पढ़ लो, पूरा फार्मूला, क्योंकि फार्मूले से बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। फार्मूला पढ़ने से फायदा का हुई कि फार्मूला तो एग्जाम में पूछबे करी और बाकी फार्मूला से सारा प्रश्न बन जाई। कितने लोगों को जो है इस चैप्टर का सारा फार्मूला समझ में आया है? कितने लोगों का जो है सारा फार्मूला समझ में आया है इस चैप्टर का? अब एक और जान लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड चीज, संरेखी वर्ड क्या होता है? ये पूछेगा संरेखी। संरेखी वर्ड इससे क्या समझते हैं आप? संरेखी, संरेखी बिंदु जब पूछे तो क्या होते हैं, संरेखी बिंदुएं क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। और एक पूछेगा समदूरस्थ, तो ये समदूरस्थ के मतलब भी जान लेते हैं। देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूं समदूरस्थ। इसमें आपको जो है सारी चीजें बताई जा सकती है, और जब इतना बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपके एग्जाम में 100% बनेगा। इरफान बाबू, राजा और बाकी सारे लोग जो है कंटिन्यू जुड़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट अगर देन आपको लेना है तो आप जो है बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ से संरेखी का मतलब क्या होता है। ये कह रहा है संरेखी यानी साथे में, समझ रहे हो? सौ माने साथ समझ लेना। सौ का मतलब साथ, रेखा मतलब एक ही रेखा पर अगर बिंदु स्थित है। चलिए मैं बताता हूं, अगर 3 बिंदु मैं ले लेता हूं ए, बी और सी, और इसे 3 अलग अलग जगह पे रखता हूं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और तब मैं मिलाता हूं, तो क्या ये बताओ एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित है क्या? ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है क्या? तो आपका जवाब होगा नो। नो क्यों नो? क्योंकि ये वाला लाइन देख रहे हैं आप, ये वाला लाइन, यहाँ से लाइन देखेंगे अलग अलग है। एगो रेखाखंड ई मिल गया, एगो ई मिल गया, एगो ई मिल गया। भाई ये तीनों एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं है, और जबले एगो पर स्थित ना हो तले करा के संरेखी कहल। 2 बिंदु पहले बिंदु के बराबर। अरे बाबू उकुल उतना समझ ले का जरूरत, पहले हम जो समझाओ नहीं तो उन्हें समझा ना। ई का कहता कि तीनों बिंदु पहले संरेखी कब कहलाई? हाँ, संरेखी कहलाई कि पहले सीधा रेखा, ठीक बा, आई सीधा रेखा पर जौन बावे ये कहीं गो रेखा, आई पर 3 गो बाबुआ, ई 3 गो बाबुआ देख रहे हो, एक गो पर 3 गो, एक गो पर 3 गो, तो एकरा के कहले संरेखी। लाइन एक गो रहे के चाहिए, समझ में आवता? लाइन एक गो, अब बिंदु वही पर बहुत बड़ा बा, तो इस सब बिंदु का कहलाई संरेखी बिंदु कहलाई। यानी कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु क्या कहलाती है? तो संरेखी बिंदु कहलाती है। एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कह सकते हैं, एक ही रेखा पर जो स्थित होगा। बात समझ आता है? अब बताओ कि अलग अलग जब बिंदु तू रखेगा तो बताओ यहाँ संरेखी कहेगा। ये 3 गो बिंदु अगर ले ले, पी है, एक क्यू है, यार है, इसे तुम कह सकते हो संरेखी। लाइन मिलाएगा तो इनमें मिलेगा 3 गो, आई 3 गो रेखा हो गया। समझ में आया? संरेखी भूलेगा कोई जी? एक ही रेखा पर, एक ही गो रेखवा पर सब बिंदु रहेगा तो सभी बिंदु को संरेखी बिंदु कहेंगे। अब तुम मुझे बताओ कौन इसमें मैथमेटिशियन है, थोड़ा सा बता दे मुझे। मैथमेटिशियन इसमें जो है, जो अपने आप को मैथ में तेज समझता है, उससे एक प्रश्न है कि अगर 3 गो संरेखी बिंदु दे दें और कहे कि उससे एगो त्रिभुज बनाओ और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, कोई बता सकता है? 3 गो संरेखी बिंदु दिए हैं और उससे एगो त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या आ सकता है। तो नहीं सर, क्या नहीं जी? हाँ, समझ गया है चलवा, चला यहाँ समझ गया है, कह रहा है कि सर जब संरेखी है तो एक गो रेखा पे है। हाँ समझ गया है, एक गो रेखा पे है, और जब एक गो रेखा पर है तो त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई, देख रहे हो, 3 भुजाओं से घिरी हुई सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 गो भुज नहीं मिलेगा, बताओ त्रिभुज बना पाओगे? तो बताओ संरेखी बिंदु से जो त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब जो है आप इससे त्रिभुज बनिए नहीं सकता है। तो कोई पूछे कि इस त्रिभुजवा का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई बनिए नहीं सकता है तो होगा क्या जी? 0। इसीलिए संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज को का क्षेत्रफल जो है वो 0 माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे त्रिभुज बनता ही नहीं है। आज जब बनेगा नहीं तो जगह छेकेगा ही नहीं, और जब जगह छेकेगा नहीं तो उसका मान 0 होगा। तो इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि 3 बिंदु है तो संरेखी है कि नहीं है। कैसे पता करोगे? तो संरेखी पता करने के लिए आपको करना होगा
उसका क्षेत्रफल 0, क्योंकि जानते हो कि उससे जो है कभी त्रिभुज बनेगा नहीं। अब बनेगा नहीं तो वैल्यू आएगा 0, वैल्यू आएगा 0 जी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो मजा है, और नहीं भी आ रहा है तो आपके लिए साझा है, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछना आपकी जिम्मेवारी है। रिपीट अगेन डालिए और बार बार समझिए। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसे यहां भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई नीड यू, ठीक है। अभी जो है मैं आपको बताता हूं, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए समदूरस्थ को समझते हैं। समदूरस्थ क्या है? आज देखिएगा, सम माने मान लीजिए बराबर, क्या मान लीजिए बराबर, आ दूरस्थ माने दूरी। तो बराबर अगर दूरी हो गया तो कहेंगे कि समदूरस्थ है। समझ में आ रहा है? सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, तो स्प्राइट है। अच्छा स्प्राइट पियेंगे ठंडी में, एग्जाम में बार बार बोल रहे हैं, बच कर रहिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। नो स्प्राइट नो माजा, और चुपचाप पढ़ो नहीं तो मिलेगा तुमको कल साजा। आगे बढ़ो। हाँ आई है समदूरस्थ। सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी। अगर आपसे पूछे कि एगो बिंदु यहाँ P है, ठीक है, आ एगो बिंदु यहाँ A है, आ एगो बिंदु यहाँ B है, भाई एकर मतलब का भइल? एकर मतलब जौन भइल तो ई चीज बावे हैजा बिंदु, हैजा बिंदु, हैजा बिंदु। अब हम कहीं कि ए से हम जाता नहीं यहाँ P के पास, आ हई कहता कि हम भी जाए P के पास, ठीक बा, P के पास जाता। लेकिन दूरी जब नापा जा रहा है B से P के दूरी, तो ए भी हो जा रहा है 10 मीटर मान लीजिए, और ये भी हो रहा है 10 मीटर। तो बबुआ बता दो तनी हमरा के, बबुआ हई जौन बिंदु ए बा या बिंदु जौन बी बा, वो P से दोनों बराबर बा दूरी पर कि ना? तो जवाब का होई कि सर P से जो है ए और बी दोनों बराबर दूरी पे है। क्या है? बराबर दूरी पर है। अब बराबर दूरी पर है तो अभी नु बतौनी है कि सम का मतलब बराबर, आ दूरस्थ मतलब दूरी। तो अगर बराबर दूरी पर कोनो चीज हो ओकरे के कहल जाला समदूरस्थ। का कहल जाला हो? समदूरस्थ। तो 3 बिंदु दिया रहेगा, आ कहेगा जब भी समदूरस्थ, यानी कि ये जो P है, P बिंदु, वो बिंदु A और बिंदु B से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ हो गया कि ये बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये AP है जो, वो किसके बराबर होगा? तो BP के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर होगा। ये जो बिंदु P है इसकी A से भी दूरी और B से भी दूरी बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ का अर्थ यह होता है, मतलब यह होता है। समझ में आ रहा है? हाँ हई देखो बा का बा हो, बिहार में का बा? हाँ ये गाना सुन के बड़ा आगे बढ़ो। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, बा खाली बा करता रहो। चलो आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ाई जा तो समझ में आता है। समदूरस्थ के भी कहानी खत्म, और रेशन रेखी बिंदु का भी कहानी खत्म। आ एकरा से जितना रिलेटेड कर फार्मूला उहो ओकरो बाजार खत्म। खूब बढ़िया से करा के वीडियो के 2 बार 3 बार 4 बार में देख के याद कर लेवे के बा, ठीक बा। आ ना तो याद ना करब तो एग्जाम में जरूर याद करिए हमरा के, ठीक बा। तब समझ में आई बाबू कि ना पढ़नी तो ओकर मजा का बता। चलो आगे बढ़ो। ओजा स्प्राइट आ मजा सब भुला जेब। हाँ आगे बढ़ो। इसीलिए कंटिन्यू जोड़ के अभी पढ़ लो। अगल बगल में सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रिजल्ट का याद रखना चला। सब कोई, भले तुम्हें पता नहीं है कि कौन कौन कर रहा है, और जैसे रिजल्ट आएगा तोड़ दे अगल बगल वाला पहुंच जाता है लोग घर पे अपना काम धाम छोड़ के कि का भइला बबुआ के। तो बबुआ उन्हें रोवेता के न रोवेता, तो बिछौना पे सूत के तो का भइल, तो एक वहीं को में लटकल बा, कोनो बात नहीं, अगला बार दे दी। यही से कहता नहीं चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देवे के बाद 45 को आपको बना देना है 45 × 8 है। 45 दिन बचा है तो 50 मान लीजिए, अभी 25 है ना जी, तो 50 दिन। अब 50 को बनाइए आप सीधे 50 × 8। अब 50 × 8 करने पर हो जाएगा 400। आपको पढ़ लेना है आज एग्जाम तक 400 घंटा, और 400 घंटा जरूर पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। 8 घंटा रोज। लाइक कीजिए, लाइक में कमी तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ लाइक में कमी तो मजा नहीं आएगा। लाइक देखो तो अभी 10 को पहुंचा है, फटाफट भेज दो सबके पास। हाँ लाइक एकदम फटाफट। आ सब फुआ के लड़का हो चाहे मौसी के लड़का, अगर वो 10th में बात ओकर लगे वीडियो पहुंचा दो, ठीक बा, तबे तो मजा आई।
अब तू पास हो जाइब आ उ फेल आ जाई तब वो दिक्कत बा। आ तनी मुनी रिलेशन बनेला चलो। हाँ दोस्त के लगना भेजबा तो चली, क्योंकि वो इंतजार करता तहरा बारे में। हाँ कॉम्पिटिटर दोस्ते होता है, याद रखना। सबसे पहले तुम्हारे घर पहुंचेगा कि जानता नहीं चाचा जी हमार नु हे सब्जेक्टों में इतना नंबर आयल बा, आ ओकरा बाद चाचा जी तहार व्यवस्था जौन करियन तन तुहे जाना तारा बाबू। आगे बढ़ो। आ एजा देखो 400 घंटा पढ़ना है आपको, और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं आपके साथ, एकदम कंटिन्यू में बना रहूंगा। कम से कम आपको मैं बता दूं 4 घंटा तो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और 4 घंटा आप पढ़िएगा। 100% बनेंगे, रिजल्ट और लाएंगे। सर लाइक कर दिए हैं, अच्छा यो बताओ तरह लाइक कर दो, मैं लाइक करो, लाइक पर ध्यान बताओ। आगे बढ़ो। तो समझ में आ गई सब चीज। आगे बढ़ता निशान, अब फिर लिया होता निशान आप क्वेश्चन। सर क्वेश्चन लाइए और पढ़ाते हैं आज के बाद। अब इससे क्वेश्चन, सर आपके कोचिंग के कोई भी लड़का नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे कोचिंग में बहुत कम पढ़ने वाला है सब इस बार, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। पढ़ने वाला होगा वो खुद जुड़ जाएगा, उतना टेंशन मत ले लो। इसमें देखिएगा ये निर्देशांक ज्यामिति का कुछ चर्चा किया है, तो इसको जो है हमें नहीं पढ़ाना है सर, हटाइए इसको। हमें समय बचा के मेन पहुंचना है टॉपिक पे, इसीलिए सब ही पढ़ा दिया, अपने मन से पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए। समय बचाना है ना बच्चों का, ये कुछ नहीं, हटाइए सब। इतना ही है। ई वाला है ना, ई क्वेश्चन है इसमें कहाँ है? अच्छा तो रुक जाइए, सारांश टाइप का है इसमें, क्वेश्चन साइड नहीं हुआ है तब कम कर दिया है। नहीं तो सीबी बुक का नहीं तो पुराने वाले से ही पूछेगा ना इस बार। अच्छा कीजिए ना पीछे, ठीक है क्वेश्चन हम करा देंगे, इसको पीछे कीजिए। अभी एक आया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जो है पुराने वाले ही बुक से पढ़ना था। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हटाइए। अच्छा चलिए हम बता दिए हैं लगभग सारे चीज़ बच्चा को। तो हाँ तो आप समझ रहे हैं। ये देखिए ना सर जो है अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बुक्स बन रहा है वहाँ का सेटअप कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर लड़की लोग को बोल रही हूँ। अच्छा बाबू मोबाइल नहीं मिलता है, देहात में हम लोग हैं, ठीक है नो, सब लोग लड़की को मोबाइल नहीं देता है घरवा पे, समझ रही हो। हाँ हाँ यही से जानती हो सब नहीं जुड़ पाती है, मजबूरी है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ हाँ। अगर देखिए अभी तो मैं बता दूं कि अंग्रेजी वगैरह भी आपको सीखना है और अंग्रेजी में बोलना है, वो तो मैंने बता रहा हूँ अंग्रेजी में बोलना है, समझ रहे हैं। हाँ कोई पूछ दे आपसे कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश बट स्लोली स्लोली लोग बोलता है, याद रखना है। तो अगर वो जोड़ना है आपको तो आप मंकेश सर से कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे ही बहुत सारा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं ग्रामर वगैरह का पोर्शन। हाँ बहुत सारा है, और हम लोग तो जुड़े ही हैं, कंटिन्यू आएंगे, लेट से आएंगे बट थोड़ा अच्छे तरीके से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज क्लास यहीं पे ओपन ऑफ करते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो है क्वेश्चन ही सेट नहीं हुआ है। कल जो है हम क्वेश्चंस कराते हैं, आज फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। इरफान बाबू और शाहिद बाबू बहुत मजा आता तारा लोग के पढ़ा के, ठीक बा, बढ़िया से पढ़ल और रिजल्ट लिया लो। आ रिजल्ट लेने के बाद बताओ नहीं कि बढ़िया जेकर रिजल्ट आई चैनलवा पे आके बतावे के बा। हाँ हाँ, और मंकेश सर के तरफ से आप सभी को एक बड़ा ऐलान, और जो लाएगा अच्छा रिजल्ट मंकेश सर के तरफ से मेडल के साथ 2000 का नगद इनाम दिया जाएगा। नगद इनाम मंकेश सर, इस चैनल के माध्यम से आज अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो बच्चे इस चैनल से पढ़ेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे उन्हें 2000 का नगद इनाम दिया जाएगा। 2000 का नगद इनाम, एकदम 2000 का नगद इनाम। हौस मत रे चोरवा, हौस मत, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। हौसल माना बा, अभी हौसल माना बा, केवल पढ़ाई, ओनली फॉर पढ़ाई, समझ में आवता। हाँ पढ़ाई,
हाँ एकदम, आपको चैनल पे बुला के सम्मानित किया जाएगा और फिर आपको 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाएगा और आप लाइए बेहतर और पाइए 2000 का नगद इनाम। क्योंकि आज जो है आपके क्षेत्र में बहुत जल्द क्रांति लाने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग, ठीक है। और जो हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे क्षेत्र के लोग करेंगे और हमारे क्षेत्र के बच्चे करेंगे। ओके सर, शाह अल्लाह जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, अल्लाह रिजल्ट नहीं लाएंगे बाबू, पहले तो तुम पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, हमें पहले ध्यान देना है मेहनत पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हाँ 2000 एकदम 100%। समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत वादा से मुकर भी जाता हूं, लेकिन सर नहीं मुकरेंगे, एकदम 100% आपको 2000 मिलेगा। आइए ना, आइए सामने आइए सर, अपने हाँ अपने से अनाउंसमेंट कीजिए सारे बच्चों को जो अच्छे लाएंगे। जिला टॉपर लाइए और जिला का नाम रोशन कीजिए। फिर मंकेश सर आपके सामने आ गए, कुछ बोलेंगे। हेलो नमस्ते, चलिए प्रणाम। और आप लोगों से हम लोग बता दें, और जो है आज मैं बता दूं आप लोगों को कि अपने छोटे भाई बहन को सबको जोड़िए, क्योंकि अब जो है सीबीएसई बोर्ड का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, रेगुलर क्लास चलेगा। सर से सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ हम लोग बता दें कि अगर जो बच्चे 450 प्लस मार्क्स लाएंगे उनके लिए मैंने सोचा है कि एक 5000 की साइकिल। हाँ साइकिल बहुत, अब तो मजा आ गया जी, मजा। डीजल पॉइंट के तरफ बहुत बड़ी घोषणा हो रही है आप सभी के सामने। की साइकिल बिल्कुल डीजल पॉइंट की तरफ से दिया जाएगा, जो 450 यानी 450 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। एक 5000 की साइकिल या 5000 रुपये नगद। तो ये इस चीज को आप लोग बिल्कुल, साइकिल नहीं दिया जाएगा, नगद नहीं। नगद लेंगे फिर मोबाइल वाले लोग के ध्यान में है, मोबाइल वाले के फिर बिगड़ेगा। नहीं, मोबाइल लेकर नहीं बिगड़ेंगे बच्चे। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अगर मोबाइल भी लेंगे तो ये पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल, कि मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ बता दूं कि अगर जो बच्चे 450 प्लस मार्क्स लाएंगे, 450 मिनिमम 450, उनको 5000 की साइकिल डीजल पॉइंट की तरफ से दिया जाएगा, एकदम डेफिनेटली दिया जाएगा। आज सभी मैं विद्यार्थियों से ये जरूर बोल दूं कि सर से साइकिल जरूर ले लेना है बाबू। इसके लिए मैं इसके लिए एकदम बिल्कुल ये हूँ। और एक चीज़ प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि अगर इंग्लिश, जैसे अभी 10th पास हो जाओगे, इंग्लिश के लिए डीजल से जरूर जुड़ो। इंग्लिश के लिए सीबीएसई क्लासेस के लिए, और सीबीएसई का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब यहाँ व्यवस्था है बहुत। और यहाँ लगभग 3000 बुक्स हैं यहाँ अवेलेबल। यहाँ लाइब्रेरी भी है बहुत बेहतरीन, तो यहाँ आया जा सकता है। और रमेश सर हैं ही, और रमेश सर और हम मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ें होनी चाहिए। साइकिल जो लेना है 5000 का, उसके लिए क्या शर्त रखे हैं सर कि 400 450 पार, 450 पार नंबर लाना है और साइकिल जो है लेना है आपको 5000 का। तो एक चीज प्यारे बच्चों, ये अगर अभी 45 दिन है हम लोग के पास, 45 डेज हैं, तो अगर आप रिजल्ट लेकर आते हैं डेफिनेटली डीजल की तरफ से एक 5000 की साइकिल ये बिल्कुल हम देंगे। बिल्कुल 450 प्लस मार्क्स होने चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए 450। तो आप लोग डीजल के साथ बिल्कुल बने रहें, और भी बाकी जो बच्चे हों वे जुड़ सकते हैं। अगर 450 प्लस मार्क्स जो लाता है बच्चा, उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक डीजल की तरफ से छोटा सा उपहार है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बाबू। केवल थैंक यू करने से आपको ये नहीं मिल जाएगा, 400 पार लाना पड़ेगा। और 400 पार की जो नैया है वो ऐसे ही पार नहीं होगी, उसके खेवैया की जरूरत होती है। और नैया पार लगाने के लिए जो है खेवैया की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? नैया 450 पार की नैया। सब कुछ सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें और सब्सक्राइब दिखाएं, और बता रहे हैं आपको 450 पार नंबर लाएं और आप आके 5000 की साइकिल लें। आपका वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, जब भी कोई झूठला नहीं सकता इस चीज को, आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको है, आपके अंदर हौसला है, तो आप आइए और मिल के करते हैं तैयारी, और 450 पार का सपना इस बार पूरा कीजिए और फिर लीजिए साइकिल 5000 का।
और उससे जो है इंटर में जाइए पढ़ने, ठीक है। इस बार हाँ मंकेश सर जरूर होगा, शाहिद बाबू बोल रहे हैं बिल्कुल होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है कि अब जो है हम लोग जो नहीं कर पाए हैं वो हमारे क्षेत्र के बच्चे जरूर करेंगे। बट याद रखिएगा कहने और करने में बहुत का फर्क होता है। आपने यदि ठान लिया तो आपकी जीत होती है, यदि आपने मान लिया तो आपकी हार होती है। तो हार नहीं मानना है, ठान लीजिए आज के बाद 450 पार और साइकिल लीजिए। अभिषेक मिश्रा जी ओके गुरुजी, कोई भी हो इंटर या मैट्रिक कोई भी बच्चा लाए, ठीक है, बट हमारे चैनल से जरूर पढ़ाओ, ये याद रखिएगा। हाँ ऐसा नहीं कि कहीं का भी बच्चा पहुंच जाए। बोल दीजिएगा। हाँ दरअसल हम लोग भी इस पर बहुत ज्यादा हाँ हम लोग भी इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कौन से बच्चे हमसे जुड़े हैं कौन से नहीं जुड़े हैं। सबका रिकॉर्ड है मेरे पास और रहेगा हम लोगों के पास। आप लोग लाइए और 100% आपको जो है यहाँ से साइकिल देने का काम किया जाएगा, पक्का 100% दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं इसके लिए जो है पूरा प्रयास है, प्रयास। चलिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लगे रहिए मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह और आगे बढ़ते रहिए। 100% मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रयास अथक रहा यानी कि हाँ शाहिद बाबू थैंक यू रमेश सर बहुत बढ़िया। 400 पार अब की बार है, उल्टा लिख रहे हो जी, अब की बार 400 पार, हाँ 450 पार है, अब की बार 450 पार का सपना लाइए। और रेंजर साइकिल 100% यूट्यूब स्लोगन के साथ, समझ रहे हो ना, यूट्यूब का लोगो लगा रहेगा उस पे और तब आपको मिलेगा यूट्यूब का लोगो डेजल पॉइंट का, और तब मिलेगा। कहीं भी आप शान से बोल सकते हैं कि देखिए हमने जो है 450 पार का सपना देखा था और फिर ला के हमने साइकिल जीत लिया, ठीक है। जीत की मजा कुछ अलग होती है, साइकिल हो या एरोप्लेन हो, जीतिए। फिर आपको जो है चैनल पे बुला के सम्मानित किया जाएगा और बहुत जल्द जो है आपका एग्जाम होने वाला है। और फिर आप जानते ही हैं आगे एग्जाम के बाद क्या होता है, फिर इंतजार कीजिएगा रिजल्ट का। एक लड़का लिखा 6000 में मिलता है, 6000 मिलता है बाबू, अरे समझ रहे ना, लंगड़िए नहीं लगवाएंगे, साइकिल देंगे चाहे 6 में मिले या 8 में मिले, कुछ उसमें पार्ट्स नहीं लगवाएंगे तो 5 में मिल जाएगा, कोई साइकिल नहीं मिलता है। हम लोग को देखना है, अच्छा अच्छा हम लोग को देखना है, हम अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 5 का नहीं मिलेगा तो 6 देंगे। हम सरकार वाला काम नहीं करेंगे, बढ़िया देंगे। सरकार वाला 3000 रुपये दे देता है, कहता है साइकिल खरीद लो, तो उस तरह का काम नहीं होगा। अगर 6 मिलता है तो 6000 ही दिया जाएगा, 10 में मिलेगा तो 10,000 दिया जाएगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए, साइकिल पे ध्यान ना करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तभी तो मिलेगा। एकदम बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आपके अंदर जज्बा हो। और याद रखिएगा जिस दिन आपको ये लग जाए कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आप सही हैं, आप मेहनत कर रहे हैं दिल से, तो 100% रिजल्ट आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। 450 पार का सपना, 450 पार का सपना आप देखिए। और आपको जो है इस सपना को पूरा करने में मेरा सहयोग जितना चाहिए आप ले सकते हैं। 450 पार और एक एक दिन में 250 ऑब्जेक्टिव जो है कराने का दावा मैं आपको लेता हूं, एक एक दिन में 100%। सर बोल दीजिए बच्चों को कि सारे ऑब्जेक्टिव हम तो क्या रहे हैं, हाँ सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए जाएंगे बस, लेकिन और लड़कों को छोड़िए। हाँ बच्चों को जोड़ो बाबू, क्योंकि बाकी सब जो बच्चे होते हैं ना उनको भी जोड़ो ताकि कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। बताइए, अब बताइए ना, गधे के रेस में दौड़ के जीतने का क्या मजा जी हैं? गधे के रेस में दौड़ के जीतने के क्या मजा है? हाँ कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा, कंपटीशन में मजा आता है जीतने में, कंपटीशन बात। जब तुम्हें हराने के लिए कोई काम कर रहा हो तब जीत की मजा कुछ और है, तुम्हारे हार का इंतजार कोई कर रहा हो तब जीत की मजा कुछ और है। राजेश बाबू ठीक है, आपको जो है आज इतना ही हम लोग रखते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, आपको साइकिल मिलेगा, ठीक है, भूल नहीं जाना है। अरे भूल नहीं जाना रे, साइकिल के सवाल है, भूल नहीं जाना रे, गाना सुना है ना सब, बचपन का प्यार वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, भूल नहीं जाना रे, साइकिल का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके।